नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 प्राइम देख रहे हैं आप न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर केजरीवाल को भेजा गया। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के रिमांड को लेकर के आपको बता दें कि अपना फैसला दिया। शराब घोटाला केस में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की थी। सीबीआई ने केजरीवाल के 5 दिन के रिमांड की मांग कोर्ट में की थी और इस पर 3 दिन का रिमांड सीबीआई को मिला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बताते चले कि सीबीआई की तरफ से ये बात कही गई थी कि केजरीवाल से पूछताछ में जब पिछली बार उन्हें गिरफ्तार किया गया तो पूछताछ में कई सारे खुलासे हुए थे, जिसमें उन्होंने मनीष सिसोदिया का भी नाम लिया था। अब ये जानकारी सामने आई है कि जो सीबीआई की तरफ से रिमांड पर मांगा गया था, 5 दिन की रिमांड मांगी गई थी सीबीआई की तरफ से, तो उसके तहत 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया है। 29 जून को सीबीआई जो है कोर्ट में अब केजरीवाल को पेश करेगी और उसके बाद क्या कुछ पूछताछ में सामने आए उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिल्ली से इस वक्त पहुंचा रहे हैं। 3 दिन के रिमांड पर भेज दिए गए अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाला मामले को लेकर सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की थी। तो दिल्ली के सबसे चर्चित शराब नीति घोटाले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री पर जांच एजेंसियों का दोहरा झटका लगा है। ईडी की जांच की जद में आए अरविंद केजरीवाल पहले से ही जेल में हैं। अब इस मामले में सीबीआई की भी एंट्री हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नई मुसीबत में फंस गए हैं। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को अब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। यानी ईडी के बाद अब सीबीआई के सवालों से अरविंद केजरीवाल का सामना होगा। सीबीआई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करे या नहीं, इसे लेकर भी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जबरदस्त बहस हुई। सीबीआई के वकील ने अपनी दलील दी तो केजरीवाल के वकील ने पूरे मामले में सीबीआई के एक्शन में आने पर ही सवाल खड़े कर दिए और केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि जिस तरह से सीबीआई ने गिरफ्तारी की है वो चिंता का विषय और संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ है। सीबीआई की तरफ से दाखिल रिमांड अर्जी की कॉपी भी हमें दी जाए। इस पर सीबीआई ने अपना पक्ष रखते हुए साफ कर दिया कि सीबीआई के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि वो पूछताछ से पहले केजरीवाल के वकीलों को सूचित करे। हमने कोर्ट से इसकी अनुमति मांगी थी, लिहाजा केजरीवाल को हमारी हिरासत में भेजा जाए। इसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। हिरासत में लेते ही सीबीआई ने कोर्ट में ही केजरीवाल से पूछताछ की। पूछताछ के बाद सीबीआई ने केजरीवाल की रिमांड की भी मांग की, जिस पर लंबी बहस हुई। बहस में सीबीआई ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल जब गोवा दौरे पर गए थे तो उनका खर्च हवाला के जरिए दिया गया। सीबीआई ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाला। केजरीवाल ने शराब नीति से खुद को अनजान बताया। हमें केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। मनीष सिसोदिया को लेकर लगाए गए आरोपों पर केजरीवाल ने खुद अपना पक्ष रखा। केजरीवाल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सीबीआई अपने सूत्रों से झूठी खबरें चला रही है। सीबीआई का प्लान हमें मीडिया में बदनाम करने का है। एक तरफ कोर्ट में केजरीवाल के रिमांड पर बहस हो रही थी तो कोर्ट के बाहर इस पर सियासत भी जोरदार जारी थी। मनीष सिसोदिया जब गिरफ्तार हुए, अरविंद केजरीवाल एक शब्द बोलने नहीं आए, सड़क पे एक बार नहीं उतरे, लेकिन विभव कुमार की गिरफ्तारी पर सड़कों पर आंदोलन करने के लिए उतरे। फिलहाल जो कड़ियां लगातार जुड़ रही हैं, उसका नुकसान केजरीवाल को ही हो रहा है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी जल्द से जल्द इस मामले में कोई ठोस रास्ता तलाशना चाहती है। लोकसभा में राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनते ही मोदी बनाम राहुल की सियासी रंजिश अब नए दौर की तरफ बढ़ने लगी है। तो वहीं स्पीकर को लेकर के जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तलवारें खिंच गई, वहीं इन तलखियों के बीच सियासी गर्मजोशी की तस्वीरें भी दिखाई दी हैं। यानी कि राहुल के नेता प्रतिपक्ष बनते ही सियासी माहौल बदला बदला सा है।
राहुल गांधी जब नेता विपक्ष के रूप में 18वीं लोकसभा में पहुंचे तो नजारा बदला हुआ था। पहले ही दिन राहुल गांधी और पीएम मोदी बेहद नजदीक खड़े थे, एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। ये नजारा देख लोकसभा का वो मंजर याद आ गया जब राहुल गांधी ने पीएम की तरफ बढ़कर उनको गले लगा लिया था और पूरा सदन सन्न रह गया था। हालांकि उसके बाद मोहब्बत भरी झप्पी ने अपना ज्यादा असर नहीं दिखाया और तल्ख बयानों का दौर शुरू हो गया। अब तो अक्सर पीएम का सामना राहुल गांधी से होगा। राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने से अब राहुल पीएम के साथ कई बड़ी बैठकों में उनके आधिकारिक आवास पहुंचेंगे। मसलन केंद्रीय चुनाव आयुक्त एवं दोनों अन्य आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सीबीआई चीफ, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयुक्त और एनएचआरसी चीफ, इन सभी नियुक्तियों में राहुल गांधी पीएम के साथ बैठेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी संसद में जब चाहे बोल सकते हैं, यानी किसी भी विषय या बिल पर जब वो बोलना चाहेंगे तो परंपरा के मुताबिक उनको स्पीकर को समय देना होगा। मतलब मोदी बोलेंगे तो राहुल गांधी जवाब देंगे। संसद में होने वाली सर्वदलीय बैठक में भी बैठेंगे, कई कमेटी में शामिल होंगे और राष्ट्रपति भवन और संसद में होने वाले समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। नेता विपक्ष के रूप में वो संसद भवन में 1.5 दर्जन के स्टाफ के साथ बड़ा कमरा भी पाएंगे, साथ ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिलेगा। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन, ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। आज के वीडियो को कांग्रेस राहुल गांधी की जीत के रूप में वायरल कर रही है, जहां पीएम और राहुल एक साथ चल रहे हैं और हाथ मिला रहे हैं। कांग्रेस राहुल की धमक का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने से कांग्रेस को बहुत ज्यादा डराने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी के नेता विपक्ष बनने से देश की प्रजातंत्र मजबूत होगा। देश का लोकसभा और संसद में मैं समझता हूं कि एक नया अध्याय शुरू होगा और हर वर्ग की आवाज राहुल गांधी जी देश की संसद में विपक्ष के नेता के रूप में उठाने का काम करेंगे। बिल्कुल दंगल थोड़ी हो रहा है, यहाँ देश का विकास करना, यही सोच, यही मानसिकता ही इन लोगों का बता देती है। इनको भगवान मौका इन लोगों को जनता दी है, इसको सदन को चलाएं। यहाँ कोनो कुश्तीबाजी थोड़ी, तलवारबाजी थोड़ी हो रहा है। राहुल गांधी और पीएम मोदी के बीच बयानों के तीर पहले भी चलते रहे हैं, लेकिन अब राहुल गांधी के लोकसभा में नेता विपक्ष बन जाने से अक्सर ही दोनों आमने सामने होंगे और सियासी मुकाबला पहले से ज्यादा दिलचस्प होगा। और इसी बीच दिल्ली से सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सीएम भजनलाल शर्मा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद वापस जोधपुर हाउस सीएम जो है वो लौट आए हैं, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। तो बता चले कि दिल्ली के दौरे पर सूबे के मुखिया हैं और इस दौरान लगातार वो मुलाकात कर रहे हैं बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों से, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनसे, और इसके साथ तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर बेहद ही खास, जब वो मुलाकात करने के लिए एमपी के सीएम मोहन यादव से पहुंचे हुए थे। हालांकि बताया जा रहा है वो जोधपुर हाउस वापस लौट आए हैं। मध्य प्रदेश भवन में दोनों के बीच में मुलाकात हुई है। कई अहम मसलों को लेकर के राजस्थान और मध्य प्रदेश के मसलों को लेकर के दोनों के बीच बातचीत हुई है। जैसे जैसे नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई की जांच बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मामले में रोज ही नए खुलासे हो रहे हैं। और लेकिन अब सीबीआई को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि कोर्ट ने पेपर लीक कांड के 2 आरोपी चिंटू और मुकेश को सीबीआई के रिमांड पर भेज दिया है। उम्मीद है कि सीबीआई अब दोनों आरोपियों से कई अहम राज उगलवाने में कामयाब होगी। नीट पेपर लीक मामले में देश भर में हंगामा हो रहा है। दोबारा परीक्षा कराने को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसी बीच सीबीआई को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
कोर्ट ने 2 आरोपी चिंटू और मुकेश को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। चिंटू और मुकेश ये 2 वही आरोपी हैं जिन पर बच्चों को पेपर लीक कराने और उन्हें प्रश्न पत्र रटवाने का आरोप है। अब रिमांड के दौरान सीबीआई इन दोनों आरोपियों से पूछेगी कि कुल कितने बच्चों को प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाए गए थे, कहां से और कब, किस तरह से प्रश्न पत्र उन्हें मिला और कितनी जगह पर प्रश्न पत्र और उत्तर भेजे गए। इसके अलावा भी कई सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना सीबीआई की पूछताछ का हिस्सा होगा। इधर हजारीबाग में जांच एजेंसी के 3 अफसरों ने ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक से कई घंटों पूछताछ की है। सीबीआई की टीम सबसे पहले प्रिंसिपल के घर गई, वहां उनसे पूछताछ की और बाद में प्रिंसिपल को ओएसिस स्कूल ले गई और मामले से जुड़े सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की। नीट परीक्षा पत्र लीक मामले में हजारीबाग से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से पिछले दिन ईओयू की टीम ने जो है कई पहलुओं पर जांच किया है। हजारीबाग में यह जो है परीक्षा केंद्र बनाया गया था जहां पर विद्यार्थियों का परीक्षा लिए गए थे। आज जो है सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है और इस विद्यालय के प्रिंसिपल से कई तरह की जो है वो पूछताछ चल रही है। अगर कुछ देर पहले की हम बात कर ले तो हजारीबाग के जो इसी विद्यालय के जो प्रिंसिपल एहसानुल हक है उनके घरों पर पूछताछ की गई। उसके बाद 3 सदस्यीय टीम जो सीबीआई की है वो लेकर उन्हें यहां पहुंचे और अभी जो है अहम जानकारियां वो इकट्ठा की जा रही है। देखना यह होगा कि जिस तरीके से यह पूरा मामला हजारीबाग से जुड़ा है इसमें क्या कुछ और भी तथ्य सामने आते हैं और आगे की जो है कार्रवाई क्या कुछ हो पाती है। उम्मीद है कि पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी पकड़ा जाएगा और पूरे रॉकेट का भंडाफोड़ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपातकाल के काले अध्याय का चैप्टर एक बार फिर से खुल चुका है और निशाने पर कांग्रेस के साथ पूरा इंडिया गठबंधन है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस संविधान की कॉपी के साथ राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम सांसद संविधान की शपथ ले रहे थे, अब उसी संविधान का मुद्दा सदन में उठ चुका है और इस बार लोकसभा स्पीकर ने सदन में आपातकाल को लेकर प्रस्ताव जारी किया है। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। लोकसभा स्पीकर बेशक ध्वनिमत से चुन लिया गया हो, भले ही लोकसभा स्पीकर का विपक्ष ने तंजनुमा स्वागत किया हो, लेकिन कुछ देर में ही पूरा गेम पलट गया। स्पीकर ओम बिरला ने अपनी पहली ही स्पीच में अलग रुख दिखाया और विपक्ष हक्का बक्का रह गया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। ओम बिरला ने 1975 में इंदिरा सरकार की तरफ से लगाई गई इमरजेंसी की बरसी पर सदन में जमकर सुनाया। इमरजेंसी की लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय तक बताया और सदन में 2 मिनट का मौन भी रखवा दिया। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्विरोध विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि ये सदन 1975 में आपातकाल लगाने के फैसले की कड़ी निंदा करता है। इसके साथ ही उन्होंने आपातकाल का विरोध करने वालों के संघर्ष की तारीफ की। वहीं इमरजेंसी को लेकर लोकसभा में जारी प्रस्ताव पर अमित शाह ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, आपातकाल के विरुद्ध ओम बिरला के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। कांग्रेस सरकार के दमन और शोषण के विरुद्ध आवाज उठी थी। आवाज उठाने वाले सत्याग्रहियों के संघर्ष को सम्मान किया गया। सदन ने आज आपातकाल रूपी अन्यायकाल को याद किया। इंदिरा सरकार के शोषण और अत्याचार के सहने वाले गरीब, दलितों और पिछड़ों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की।
तो वहीं सीएम भजनलाल ने भी आपातकाल के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। सीएम भजनलाल ने कहा, कांग्रेस सरकार में संविधान का गला घोटा गया, लेकिन कांग्रेस अब भी संविधान के नाम पर जनता को गुमराह कर रही। 25 जून 1975 जिस तरह से इमरजेंसी का गला घोंटने का काम किया, आज जो संसद में प्रस्ताव आया है निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, क्योंकि इस लोकतंत्र का गला घोंटने का काम 25 जून 1975 को उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने जिस तरह से किया था और इस प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम किया, निश्चित रूप से इसके आज जो लोकसभा में आया है एक अच्छा से रखा है। यानी इस दौर में बात उस दौर की हो रही है जब इंदिरा सरकार में संविधान का अपमान हुआ, लोकतंत्र को कैद किया गया। अब जब सदन में आपातकाल को लेकर प्रस्ताव आया तो कांग्रेस के साथ ही पूरा इंडिया गठबंधन सवालों में है, क्योंकि ये वही इंडिया गठबंधन है जिसके तमाम सांसद हाथ में संविधान की कॉपी लेकर शपथ ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। नमस्कार।